दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 आ गई है और इसके पीछे का रीजन पता क्या है? वो है आईफोन का 16 ही। देखो आईफोन 16 ही जब लॉन्च हुआ था तब उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, आपको मीडियोकर हार्डवेयर मिल रहा है। डिजाइन इसका आज से तकरीबन 7-8 साल पुराना लगता है, नॉच वाला वही डिजाइन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एप्पल ने उस आईफोन को बेच लिया इवन दो उसके अंदर सिंगल कैमरा है। फिर भी एप्पल को इतना कॉन्फिडेंस कैसा है? देखो सीधी बात है कि एप्पल जैसी कंपनी को पता है कि मार्केट में क्या चलता है और क्या चीज उसे बेचनी है और किस ज्यादा क्वांटिटी में उसे बेचनी है। हालांकि इनोवेशन वाली चीज एप्पल में बची नहीं, लेकिन मार्केट में क्या चीज चलती है और बेचना क्या और पैसा कैसे बनाना है ये उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है। इस वजह से आईफोन 16 को वो लेकर आए, सही तरीके से प्लेस किया, उसकी मार्केटिंग सही करी, एडवर्टाइजिंग सही करी और फिर आईफोन 16 की सेल्स का उसे बेनिफिट मिला। और देखा तो फर्स्ट क्वार्टर में एप्पल का मार्केट शेयर ग्लोबल लेवल पे हो चुका है 19%, जो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज है। इससे पहले कभी भी फर्स्ट क्वार्टर में वो नंबर 1 नहीं गए थे, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग का गैलेक्सी S25 भी आता और सैमसंग हमेशा नंबर 1 हो जाता था। इस बार एप्पल वाले नंबर 1 निकल गए और हाँ, गैलेक्सी S25 आईफोन की सेल्स वगैरह से यहाँ पे बूस्ट मिला है और आईफोन 16 ने काफी हेल्प करी है। इवन जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जापान हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर आईफोन की डिमांड काफी इंक्रीज हुई है और एप्पल को एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये बस थोड़े समय के लिए, क्योंकि अब देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे यूएस और चाइना के बीच टैरिफ वॉर चल रही है, जिसका जो इम्पैक्ट रहता है आईफोन या अदर जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स होते हैं उधर भी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपोनेंट होते हैं, इवन ज्यादातर जो आईफोन होते हैं वो चाइना वगैरह में बनते हैं। और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, आईफोन की प्राइसिंग फ्यूचर में किस तरीके से इम्पैक्ट होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ग्लोबल लेवल पे अलग अलग चीजों पे कुछ ना कुछ तो इस पे फर्क पड़ेगा, ये एक देखने वाली बात है। हालांकि देखते हैं कि इसका स्मार्टफोन की इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि बात बता सकता हूँ, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो एक बेनिफिट हमें ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेकर आ रही है, आईफोन्स इंडिया में बन रहा है, गूगल के पिक्सल बनते हैं, सैमसंग फोन्स इंडिया में बनते हैं और असेंबलिंग हो रही है, धीरे धीरे अलग कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बनेंगे। तो हाँ, हम लोग कई सारी चीज करेंगे। और अगर एक्सपोर्ट करने की बात करें तो हमने पिछले साल 1.5 लाख करोड़ रुपए कीमत के आईफोन्स को एक्सपोर्ट किया था, तो वो एक काफी अच्छी और एक बेटर चीज यहाँ पे हो सकती है। देखते हैं कि टैरिफ वॉर का और क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है। इसके साथ ही बात करें तो ग्लोबल लेवल पे स्मार्टफोन की जो रैंकिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 पे ऑब्वियसली एप्पल आ रहा है, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे सैमसंग आता है, वो भी तब जब उसने गैलेक्सी S25 को यहाँ पे लॉन्च किया था। इसके बाद थर्ड पोजीशन सरप्राइजिंगली Xiaomi की है, क्योंकि Xiaomi ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है स्मार्टफोन स्पेस में। फोर्थ पोजीशन पर आपकी Vivo आती है, फिफ्थ पोजीशन पर Oppo आती है और फिर अदर्स में आते हैं आपके 33%, यानी कि बाकी कंपनी, जिसके अंदर आपकी ट्रांसेंड होल्डिंग, मोटरोला, गूगल पिक्सल, ये सब होते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा तो 2025 की स्टार्टिंग में ग्रोथ देखने को मिली है। अब देखने की आने वाले टाइम में क्या रहता है। और आईफोन 16 जैसे लोग कह रहे थे कि उसे कोई नहीं खरीदेगा, बेकार फोन है, लेकिन फिर भी एप्पल को पता है कि उसे कैसे मार्केट करना है, कैसे बेचना है, क्योंकि उन्हें पता है। क्योंकि जब मैंने आईफोन 16 के यूजर से पूछा कि उन्होंने वो फोन क्यों लिया, तो उन्होंने बोला कि छोटा फोन है, कॉम्पैक्ट है, क्यूट सा फोन है, वो एक लेना चाहते थे और एप्पल ने उसकी मार्केटिंग करी, एप्पल ने उसे नया आईफोन बना के प्रमोट किया, इस वजह से यहाँ पर ये चला है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। एप्पल को काफी सारी चीजें पता रहती है, कंपनी को पता रहता है कि मोबाइल फोन में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, जिससे वो पैसा भी बना ले और बेच भी ले, यही काम रहता है यहाँ पे। इसी के साथ ही बात करें तो वन प्लस की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, वो है कि जो वन प्लस है ना, वो अपना नया स्मार्टफोन 13S को इंडिया में ला सकते हैं। हालांकि वन प्लस 13T अभी हाल ही में वो चाइना में लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन जो 13T रहेगा वो इंडिया में 13S बन के आने वाला है और ये फोन का जो लॉन्च है वो जून में होगा। हालांकि 13S और 13T के बारे में बता देता हूँ, वन प्लस 13 से लोअर वर्जन होगा, इसको सस्ता रखा जाएगा, कॉम्पैक्ट होगा, प्रीमियम होगा, 50-55,000 रुपीज के अराउंड इसकी प्राइसिंग होगी। और वन प्लस ने जो फ्लैगशिप किलर और जो फ्लैगशिप वाली जो रेस में जो पीछे छूट रहे थे, नॉट तो चलो उनका बिक रहा है, लेकिन जो प्रीमियम में जो छूट रहे थे ना, वहां पे उसे पकड़ने की कोशिश करेगा 13S के साथ। इसके साथ ही वन प्लस इसमें स्नैपड्रैगन 8 एलीट डालेगा और एक कॉम्पैक्ट फोन बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इश्यू होगा, वो होगा इसके कैमरास में। यहाँ पे लोग टेलीफोटो कैमरा डालेंगे और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा को रिमूव करें और कोई भी हैसलब्लैड की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो कि वन प्लस इसे कैसे पुल ऑफ करता है। और देखा तो वन प्लस ने इस फोन को बनाने के लिए काफी इंस्पिरेशन लग रहा है एप्पल से लिए, और एप्पल की जो बुक्स रहती है ना, वहां से कई सारी चीजें लेके इस आईफोन इस वन प्लस 13S को यहाँ पे बनाया। देखते हैं कि ये वन प्लस कैसे काम करता है। और वन प्लस जो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है ना, वन प्लस अब पूरी कोशिश करेगी कैसे मार्केट में बड़ा कमबैक किया जाए। अच्छा, 13S बहुत एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे साबित हो सकता है। इसके साथ ही बात करें तो एसर कंपनी ने भी इंडिया में कमबैक किया है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि एसर खुद नहीं आई। एसर ने अपना जो ब्रांड होता है वो इंडकॉल नाम की कंपनी को यहाँ पे लाइसेंस दे दिया था और उसने एसर ब्रांडिंग का यूज करके मोबाइल फोन्स को उतारा है। अब देखो, इन द एंड ये बात रहती है कि आपको मोबाइल फोन कैसा मिल रहा है, और सच बात बताऊं, स्पेसिफिकेशन देख के मेरे को सही फोन लग रहा है कि
मार्केट में एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन क्या इन फोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि सच बात बताऊं, एसर कंपनी ये जो निकल कर आई है पूरी तरीके से, ये स्मार्टफोन स्पेस में भी थोड़ी नहीं है। यहाँ पर अभी भी बताऊं प्रॉब्लम क्या है, वो ये प्रॉब्लम है कि कंपनी है ना पूरी तरीके से ये यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। और इंडिया के अंदर आफ्टर सेल्स का एक्सपीरियंस कैसे देंगे, सॉफ्टवेयर कैसा होगा, उसके अपडेट कैसे देंगे, ये नहीं पता। और प्रोडक्ट भी देखा तो मैंने देखा नहीं किसी के पास कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है कैसा। हालांकि स्पेसिफिकेशन जब प्राइस पॉइंट सुनते हैं तो देख के तो मेरे को अच्छा लगता है, जैसे कि एसर का सुपर ZX आता है, ये 120 हर्ट्ज के LCD डिस्प्ले के साथ है, डिमेंसिटी 6300 है, 5000 mAh की बैटरी है और 4GB रैम 64GB वाला लगभग 10,000 रुपए का आता है। 10,000 रुपए के हिसाब से एक ठीक ठाक प्रोडक्ट लगता है। और इसके ऊपर उन्होंने निकाला लगभग 18,000 रुपए की कीमत में फोन, जिसमें डिमेंसिटी 7400 है और 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन दे रहे हैं, 6GB रैम 128GB वाला 17,990 रुपए में विद 5000 mAh बैटरी। वो प्रोडक्ट में मेरे को 18,000 रुपए के हिसाब से काफी ठीक लग रहा है, मतलब स्पेसिफिकेशन वगैरह सही है। हालांकि प्रोडक्ट एग्जैक्टली में कैसा होगा और कब तक आएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सच बात यह कि मार्केट में भी से थोड़ा स्टैब्लिश हो जाने दो, प्रोडक्ट को थोड़ा प्रूव करने दो, फिर आप सोचना कि नई कंपनी के पीछे जाने की जाना। क्योंकि कई बार हमने ऐसा पास्ट में देखा कि एक नई कंपनी आती है, अच्छा प्रोडक्ट निकालती है, फिर गायब हो जाती है 1 साल के बाद। आफ्टर सेल सर्विस का अच्छा एक्सपीरियंस मिले, ये सारी चीजें हो तभी मैं रेकमेंड करूंगा। इसके साथ ही बात यह कि CMF जो है, जिसने पिछले साल CMF फोन 1 निकाला था, जो कि नथिंग का ही सब ब्रांड हम कह सकते हैं, तो CMF का फोन 2 Pro एप्पल के महीने भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है और उसका प्रोसेसर कंफर्म हो गया, डिमेंसिटी 7300 Pro। इस बार अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस डालेंगे, 120 हर्ट्ज का एमोलेड होगा और इस बार ये लोग डब्बे के अंदर चार्जर भी डाल के दे रहे हैं, जो बहुत सही काम किया। और नथिंग के साथ बात यह कि उन्हें पता है कि एग्जैक्टली में फोन कैसे बनाना और उसे बेचना कैसे, क्योंकि नथिंग के फोन में देखा तो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि टोटली गेमिंग सेंट्रिक जा रहा है, कि प्रोसेसर पे ध्यान है, या फिर बिल्कुल ही फ्लैगशिप किलर जा रहा है, या फिर बिल्कुल ही कैमरा सेंट्रिक है। वो बैलेंस अप्रोच करके फोन बनाते हैं और उन्हें पता है कि ये चीजें ये डाल कर देंगे तो फोन बिक जाएगा, और एक गिमिक उसके अंदर डाल के देंगे जो उसका हाईलाइटिंग फैक्टर होगा। चाहे नथिंग फोन 3A Pro पीछे का बैक डिजाइन देखें, या पेरिस्कोप कैमरा देखें, या ग्लिफ इंटरफेस देखें, या फिर CMF फोन में पिछली बार जो रिमूवेबल बैक निकाले थे स्क्रू से, इस टाइप की कुछ चीजें करता है। जो गिमिक तो ऑब्वियसली लगती है, लेकिन यहाँ पे नथिंग को एग्जैक्टली में पता है कि फोन को बेचना कैसे और चीजें कैसे करनी है। और हाँ, नथिंग को इंडिया में स्टैब्लिश हुए थोड़ा टाइम हो गया है, सर्विस सेंटर भी इनके अच्छे तरीके से बन गया, फोन्स भी ऐसे कि जिन्हें हम अब रिकमेंड कर सकते हैं। तो कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर चल रही है। देखते आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या रहता है और किस तरीके से यहाँ पे काम होता है। लेकिन हाँ, नथिंग की भी CMF के साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें लग रही है, और इस बार देख के लग रहा है कि प्रोसेसर सेंटर किसको थोड़ा बनाया जा रहा है, और 15 से 20,000 रुपए की कीमत में इसे फोन को रखेंगे। और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा गेमिंग सेंट्रिक भी रखेंगे, थोड़ा सा कैमरा भी, और 15 से 20,000 में वो एक अच्छा फोन निकालने की कोशिश करेंगे। CMF फोन 1 को भी रखेंगे, शायद उसकी कीमत गिरा दी, लेकिन फोन 2 Pro को थोड़ा सा 15 से 20 की रेंज में रखने की कोशिश करेंगे। अब ये होती इस हफ्ते की कुछ इंटरेस्टिंग टेक न्यूज। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर। गुड बाय।